हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है कि पॉलीसेकेराइड का नाम बताइए जो जानवरों के यकृत में, जो लीवर में पाया जाता है, जानवरों के यकृत में, लीवर में पाया जाता है, तो जमा होता है। ठीक है, तो लीवर में क्या जमा होता है? यकृत में। तो आप जानते हैं जब ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में हो जाता है तो वो हमारे लीवर में जमा हो जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये हमारा है, इसका आंसर है ग्लाइकोजन। ठीक है ना? ग्लाइकोजन होता है वो हमारे लीवर में, जानवरों के या मनुष्यों के, ह्यूमन बींग्स के लीवर में जमा हो जाता है। ग्लाइकोजन जानवरों के शरीर में आरक्षित पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है। इसे कभी कभी एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है ना? ठीक। नंबर सेकेंड क्वेश्चन है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्य लिखिए। जो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन फंक्शन है पौधों में, वो क्या है? तो पौधों में नंबर 1 क्या है? कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्य हैं। ऊर्जा का स्रोत स्टार्च के रूप में, यह पौधों के लिए प्रमुख आरक्षित ऊर्जा होता है, स्रोत है। ठीक है। नंबर 2 है संरचनात्मक सामग्री। जो सेलुलोज होती पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है, जो पौधों को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये वाला देखिए, ये आवश्यक, इसेंशियल और गैर इसेंशियल। गैर आवश्यक, गैर इसे नॉन इसेंशियल जो है, एसेंशियल, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। आवश्यक एवं गैर आवश्यक, अनावश्यक भी लिखा जाता है कभी कभी। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है ना? तो बच्चे क्या सोचते हैं, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और ये आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है। आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। अमीनो अम्ल हैं जो मानव शरीर द्वारा संश्लेषित बनाए नहीं जा सकते। जो बनाए नहीं जा सकते वो आवश्यक है ना। जिस चीज को हम बना नहीं सकते वो आवश्यक होता है हमारे लिए। और इन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक होता है। उदाहरण है लाइसिन और वेलिन। जो लाइसिन है, ठीक है, लाइसिन, और जो वेलिन वेलिन है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है। और जो गैर आवश्यक कह रहे हैं, गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, वे अमीनो अम्ल जो जिन्हें मानव शरीर स्वयं संश्लेषित कर सकता है, जैसे ग्लाइसिन और एलेनिन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। कई बार ये पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए के बीच तो मुख्य संरचनात्मक अंतर लिखे। संरचना में क्या अंतर है इनका ना? डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के बीच जो मुख्य अंतर है, शर्करा, शुगर। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है ना? उस डीएनए में डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा है, इसमें आरएनए में क्या है? पहला अंतर ये है, इंपॉर्टेंट जो संरचनात्मक अंतर है। दूसरा ये है नाइट्रोजनस बेस, जो बेस होते हैं में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन बेस होते हैं। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल, ये अंतर होता है। ठीक है ना? एडिनिन, ठीक है ना, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन। ठीक है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये तो डीएनए में होता है। ठीक है। और आरएनए में क्या होता है? आरएनए में सिर्फ इसकी जगह पे यूरेसिल होगा।
ठीक है ना। एडेनिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, और थाइमिन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल। ये अंतर है, यहाँ थाइमिन है और यहाँ क्या है, यूरेसिल। तो ये इनमें अंतर है। तो इस पे भी बहुत बार पूछा जाता है, आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, प्रोटीन के विकृतीकरण, डिनेचुरेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, जब प्रोटीन बिगड़ जाती है, डिनेचुरेशन हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन के विकृतीकरण अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें प्रोटीन की प्राकृतिक त्रिआयामी संरचना, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है, भौतिक या रासायनिक कारकों जैसे ताप, पीएच या तीव्र हिलाने के कारण बदल जाती है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, जो प्राइमरी है वो चेंज नहीं होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो चेंज होता है वो होता है सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है। भौतिक या रासायनिक कारकों जैसे ताप, गर्म करने से हो जाता है। जैसे आप अंडे को गर्म करते हैं वो कोगुलेट हो जाता है ना। ऐसे पीएच परिवर्तन करेंगे या तीव्र हिलाने के कारण बदल जाती है। इसे प्रोटीन अपनी जैविक गतिविधि, जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसको खो देता है। हालांकि इसकी प्राथमिक संरचना अमीनो अम्ल क्रम अपरिवर्तित रहती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि भाई प्रोटीन के विकृतीकरण में उसकी कौन सी जो संरचना है वो परिवर्तित नहीं होती है, तो प्राथमिक संरचना। ठीक है, अंडे का उबलने पर सफेद भाग जमना, स्कंदन, कोगुलेशन जो हो जाता है, विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, कभी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है जो बायोमोलिक्यूल वाला आपका चैप्टर है ना, उसमें कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम और उसका रासायनिक नाम लिखिए। तो होने वाला तो स्कर भी सभी बच्चे जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन चल रहे बायोमोलिक्यूल के। अब है क्या होता है जब अंडे को उबाला जाता है, इस प्रक्रिया का क्या नाम है। तो अंडे को उबालने पर उसमें मौजूद जो प्रोटीन होती है, जैसे एल्ब्यूमिन, अंडे में कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है, एक गोलाकार होती है, एक रिश्तेदार होती है, जानते हो इसको। विकृत, डिनेचर्ड हो जाते हैं। प्रोटीन की जो ग्लोबुलर संरचना है, गोलाकार, बदलकर रेशेदार हो जाती है, और वह सफेद ठोस द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कोगुलेटेड हो जाती है, स्कंदित हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अगला है माल्टोज के जल अपघटन। जब हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलिसिस से कौन सा उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है, ये क्या है, डाइसेक्राइड है। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो यह ग्लूकोज के 2 अणु में उत्पादन करता है, ग्लूकोज के 2 अणुओं का उत्पादन करता है। ठीक है ना। अब है उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त का थक्का क्लॉटिंग में के लिए जिम्मेदार है। तो विटामिन के जानते हैं आप, थक्के जमने के लिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए में थाइमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड के जल अपघटन से क्या उत्पाद बनेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं पहले बताएं। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए, ये डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। आनुवंशिक जानकारी के भंडारण और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार जैव अणु होंगे। ठीक है, डीएनए में थाइमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड के जल अपघटन से 3 घटक प्राप्त होते हैं। थाइमिन नाइट्रोजन बेस होगा, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है ना, अल्फा बीटा जो होता है, और फास्फोरिक अम्ल। तो आप जानते हैं इसी से तो बनता है जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, आप जानते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड जानते हैं, न्यूक्लियोसाइड, टाइड में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी उसके साथ अटैच हो जाता है, और जो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है,
जो शर्करा होती है और नाइट्रोजन बेस जब अटैच होते हैं तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाता है, आपका फास्फोरिक अम्ल जो हमारा हो वो भी उसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। समझ रहे? और अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? स्टार्च और सेलुलोज दोनों क्या है, पॉलीसैकेराइड है ये दोनों के दोनों, ठीक है ना, दोनों पॉलीसैकेराइड हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। तो स्टार्च और सेलुलोज दोनों ग्लूकोज इकाइयों से बने पॉलीसैकेराइड हैं, लेकिन इनके बीच मुख्य अंतर ग्लूकोज की इकाइयों के जुड़ने के तरीके में है कि ग्लूकोज की इकाइयाँ कैसी जुड़ी हुई हैं। स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है, इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। और सेलुलोज में क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। यही ध्यान रखना है, जो स्टार्च में होता है अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है, और जो सेलुलोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, इसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। यही अंतर। देखो, हमारे शरीर में विटामिन सी का भंडारण कई बार पूछा गया है। हमारे शरीर में विटामिन सी का भंडारण क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, आप जानते हैं। सी एक जल घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जल घुलनशील यौगिक यूरिन के माध्यम से शरीर से लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं, इसलिए मानव शरीर में इनका लंबे समय तक भंडारण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के ये हमारे थ्योरेटिकल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, और इनमें से 4 नंबर तक के जरूर पूछे जाएंगे। आप इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, इनको भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि फिर प्रोटीन का विकृतीकरण कई बार पूछा जाता है, और डीएनए आरएनए कई बार पूछे जाते हैं। तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना है, इन पे भी ध्यान देना है अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हैं। और इसी के साथ थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।